नमस्कार, मैं हूं संजय पुगलिया और पेश है हमारा प्राइम टाइम न्यूज शो इंडिया 9 बजे। अगले 1 घंटे में आप देखेंगे देश और दुनिया की खबरें, साथ ही करेंगे एक बड़ी खबर का निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण। लेकिन उसके पहले देखते हैं अभी की हेडलाइंस। बिहार में दूसरे दिन भी चला हाई वोल्टेज लालटेन ड्रामा। 13 बागियों में से 9 को लालू ने बचाया। रिक्शे पर चढ़कर शिकायत करने पहुंचे राजभवन, भड़ास नीतीश पर निकाली। विधानसभा के अध्यक्ष को खिलौना के रूप में इस्तेमाल करके राष्ट्रीय जनता दल को अन्य दलों को तोड़ने के लिए प्रलोभन में बड़ा भारी जैसे बीजेपी और पासवान गठजोड़ में 2 सीटों का रोड़ा। एलजेपी सूत्रों का दावा, सिर्फ 5 सीटों पर नहीं हो सकता है ये समझौता, चाहिए 7 लोकसभा सीटें। फिर बना तीसरा मोर्चा, 11 पार्टियां साथ आईं और कहा हम देंगे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ विकल्प। ममता और नवीन इसमें शामिल नहीं। चुनावी साल में अब माफी मांगने की राह पर बीजेपी। अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम में बोले राजनाथ, अगर अतीत में कोई गलती हुई हो तो सिर झुका करके मांगेंगे माफी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सबक सिखाने के बयान से पलटे सुशील कुमार शिंदे, बोले सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर था उनका बयान। शिंदे भले ही अपने बयान से पलट गए हों, लेकिन उन्होंने काफी कुछ कहा था। हम आपको उनका पुराना बयान दिखाएंगे। साथ ही इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इंडिया 9 बजे में जुड़ेंगे बीजेपी के नेता संबित पात्रा, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार और इमेज गुरु दिलीप चेरियन। हम पूछेंगे आखिर ये नेता मीडिया के पीछे हाथ धो करके क्यों पड़ जाते हैं। आप भी मीडिया और नेता के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें सोशल साइट्स पर भेजिएगा। केजरीवाल के आरोपों पर रिलायंस का बयान, दुनिया में कहीं भी कंपनी या मुकेश अंबानी का कोई गैरकानूनी बैंक खाता नहीं है। संजय दत्त को बार बार पैरोल मिलने पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उठाए सवाल। चौहान सरकार को दी नसीहत, अधिकारों का सोच समझकर करें इस्तेमाल। प्रायोजक केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। रंजीत रॉकी स्टाइलिश एनर्स और snapdeal.com, बचाते रहो। छोड़िए ना मैडम, कितने पैसे दिए मोदी जी ने? रोज ऐसा कुछ न कुछ प्रेस में आना, अभी कहां तक सरकार कौन से किस्में कितने रोज देखेगी। रोज बहुत ही आते हैं। यदि होगा ऐसा कुछ तो कोर्ट में जाएं और देख ले। अगर सवाल करना है मेरे से सवाल करो। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। कुछ मीडिया वाले मालिक जो हैं, वो या तो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। क्या अब मीडिया भी चुनावी बिसात का मोहरा बन रहा है? अपनी आलोचना से बौखलाए नेता जिस तरह से मीडिया पर ही सवाल दाग रहे हैं, उससे तो यही लगता है। देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बेवजह एक और विवाद मोल ले लिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गलत खबरें चलाता है और उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। 2 दिन पहले कुछ ऐसी ही बात आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी। और नए नए नेता जनरल वीके सिंह भी कह रहे हैं कि मीडिया तो प्रेस्टिट्यूट है। आखिर मीडिया पर ऐसी झल्लाहट क्यों? वैसे हल्ला मचने के बाद शिंदे अपने बयान पर सफाई देने लग गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बसल्या बसल्या कुरापती काढण्याचं काम होतं। माझ्याकडे इंटेलिजन्सचं खातं आहे, त्यामुळे ते काम कुठून होतं हे मला आता माहिती आहे। एक तरफ संविधान अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, मीडिया की आजादी की गारंटी देता है। दूसरी तरफ संविधान की शपथ लेने वाले गृह मंत्री खुद तय कर ले रहे हैं कि मीडिया में कौन खुराफाती है और कौन नहीं। 3-4 महीन्यापूर्वी
केवढी मोठी मोहीम उघडली होती. आणि म्हणून आता तर आम्ही या सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या बाबतीमध्ये ज्या अशा तऱ्हेनं अपप्रचार करणारी वृत्ती आहे त्याला आम्ही खेचून काढण्याचा प्रयत्न आम्ही या देशामध्ये करतो. शिंदे शोलापुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस तरह के क्रिटिसिज्म जिनका कोई आधार न हो, ये करना प्रजातंत्र में बहुत ही खतरनाक होता है. इससे जिसको आपने एक्यूज किया है उसकी विश्वसनीयता तो नहीं घटती, आपकी विश्वसनीयता जरूर घट जाती है. बहरहाल तीखी प्रतिक्रिया को देखकर शिंदे ने सफाई दी है. उनके मुताबिक उनका बयान सोशल मीडिया को लेकर था कि हैदराबाद और कर्नाटक में जो हो गया था कि वो बच्चों को ट्रेन से आते वक्त भी उसको नॉर्थ ईस्ट के 2 भाई बोल के मार रहे थे, उसके बारे में सोशल मीडिया के बारे में हमने कहा था. बहरहाल विपक्ष को मौका मिल गया है. उसने गृहमंत्री के बयान की तीखी आलोचना की है. उधर सरकार सफाई की मुद्रा में है. मिस्टर शिंदे, यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यू आर सिटिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबल चेयर. हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? चाहे मीडिया की तरफ से जो आलोचना है वो उचित हो या अनुचित हो, यूपीए की सरकार ने कभी ना किसी पत्रकार को और ना किसी मीडिया हाउस को कभी प्रताड़ित किया है. वैसे मीडिया को काबू में रखने की इच्छा सिर्फ गृहमंत्री शिंदे की नहीं है. बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी मीडिया पर अरसे तक बरसते रहे. आजकल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी मीडिया में खोट ही खोट नजर आ रहा है. समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मीडिया पर बरसने से नहीं चूके जब मुजफ्फरनगर दंगे और सैफई महोत्सव के खर्चों को लेकर सवाल उठे. ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7. आज इंडिया 9 बजे में हम उठा रहे हैं कुछ बड़े सवाल. क्या नेताओं का मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है? क्या नेता अपनी खिसियाहट मीडिया पर निकाल रहे हैं? क्या मीडिया भी अक्सर लक्ष्मण रेखा को लांघता है? क्या मीडिया को सबक सिखाने जैसे बयान लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? और क्या सियासत में आलोचना के प्रति सहिष्णुता खत्म हो रही है? इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा, मुंबई से कांग्रेस की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, इसके अलावा दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक के सदस्य आनंद कुमार, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं इमेज मैनेजमेंट कंपनी परफेक्ट रिलेशंस के फाउंडर दिलीप चेरियन. सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया. दिलीप, पहला सवाल आप ही से, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में सेट करने के लिए आप ये बताएं कि शिंदे साहब का जो ताजा बयान है, या तो उनका दिमाग नहीं चला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का फर्क नहीं जानते, कुछ भी बोल गए, लगा कि निकल जाएंगे लेकिन फंस गए. लेकिन लगातार सभी रंग के पार्टियों के नेता मीडिया पर अटैक कर रहे हैं. मेरे ख्याल में इसमें 3 चीजें हैं. एक तो है मीडिया, दूसरे है राजनीति और तीसरे है मीडिया ओनरशिप. और मेरे ख्याल में इस वक्त जो चल रहा है ये विवाद जो है ये रियल विवाद है, क्योंकि कई लोगों को ये पता चल गया है कि मीडिया जो बोल रहे हैं उनका निष्पक्ष होना मुश्किल है जब उनके ओनरशिप को हम नहीं जानते. और कई लीडर्स को ये प्रॉब्लम ये है कि उनके ओनर्स को, जो मीडिया के ओनर्स हैं, उनके साथ कुछ झगड़ा चल रहा है या कुछ विवाद है, उसमें फंसा हुआ है. तो मेरे ख्याल में ये जो 3 आइसोलेटेड चीजें थे आगे, मीडिया की इंडिपेंडेंस तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू फ्री स्पीच पे, पर लीडर्स को ये लग रहा है कि मीडिया जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हो गया. पब्लिक को इन्फॉर्म करना तो एक राइट है, पर किसके जरिए से वो कर रहे हैं और किसके मुंह से वो बोल रहे हैं, वो अब क्वेश्चनेबल हो चुका है. और मेरे ख्याल में अब पब्लिक को भी ये लग रहा है कि कई मीडिया में कई चीजें सिलेक्टिवली आता है, कई मीडिया कई इश्यूज पे कवरेज बंद कर देते हैं. तो इसलिए इस वक्त शिंदे साहब को यह कहना बड़ा गलत हुआ, क्योंकि उनका जो गृह मंत्री होके ये कहना इट्स एब्सोल्युटली अनुचित. बिल्कुल. और दूसरी चीज, कंफ्यूजन करना, हमें यह डर है कि किन किन चीजों पे होम मिनिस्ट्री के कंफ्यूजन हो सकता है, और भी डेंजरस चीजें पे, राइट ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच से आगे जाकर कहीं किसी को अरेस्ट करने में भी कहीं गलती हो जाए तो इसी तरह का. बिल्कुल. जो एक बात इस चर्चा में दब गई है दिलीप, वो भी उतनी ही आपत्तिजनक है. शिंदे साहब ने यह भी कहा, प्रियंका चतुर्वेदी आपसे यह सवाल पूछूंगा कि मेरे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो का विभाग भी है, मेरे पास तरह तरह की खबरें आती हैं,
आप ऐसी खबरें सुनते हैं जिसका संबंध आपकी पार्टी और नेता से है, या आप ऐसी खबरें सुनना चाहेंगे जिसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है? किसको नहीं पता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल रूलिंग पार्टियां हमेशा अपने लिए पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए करती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, बिल्कुल सफाई देने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है जिस प्रकार का बयान शिंदे साहब ने दिया है। क्या कहती हैं आप? देखिए, शिंदे जी का जो बयान था, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, पर उन्होंने दो मुद्दे उठाए थे यहाँ पे। एक तो टेलीविजन मीडिया को लेकर और एक सोशल मीडिया को लेकर। और हम इसमें, अगर आप यूपीए की 10 साल की सरकार देखेंगे तो इस 10 साल में काफी हम पे फेयर क्रिटिसिज्म आया है, काफी अनफेयर क्रिटिसिज्म आया है, पर हमने कभी भी किसी प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच को हानि आने नहीं दी या किसी तरह से क्लैम्प डाउन नहीं करने दिया। और आज मैं बीजेपी के बयान सुन रही थी और मुझे इतना सरप्राइजिंग लगता है कि ये वही पार्टी है जिसने तहलका जैसी मैगजीन को सेंसर किया था या कोशिश की है। काफी सीनियर एडिटर्स ने आकर सोशल मीडिया पे कहा है कि उनकी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर हम ये सब देखेंगे तो यूपीए ने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को आगे माना है और हर तरीके की क्रिटिसिज्म अपने स्ट्राइड में ली है। तो मैं बस यही कहूंगी कि यही आगे बढ़ते हुए भी हमारा स्टैंड रहेगा और बना हुआ है और बना रहेगा। प्रियंका जी, चूंकि आपने तहलका का जिक्र किया और इधर दिलीप ने कहा कि किसकी ओनरशिप है ये पता होना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। तहलका की ओनरशिप के तार कहां कहां गए ये यहां बताना मुनासिब नहीं होगा। आप उसको बीजेपी के खेमे में रख सकती हैं, लेकिन बीजेपी वाले उसको कांग्रेस के खेमे में रखते हैं। मैं IBN 7 की ओनरशिप की भी बात कर सकती हूं यहाँ पे। वही तो हम आपसे कहना चाहते हैं। हाँ, करिए ना, आप IBN 7 की बात करिए। मुद्दे को अगर अलग नहीं, बिल्कुल, अगर मुद्दे को अलग रखें और हम देखें, एक सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए या किसी को इस पे दो राय नहीं होनी चाहिए कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे का मिसयूज होता है या डबल एज स्वॉर्ड है कि लोगों को चुप कराने की कोशिश की जाती है उस मीडियम पे। और टेलीविजन मीडिया पे भी मैंने जैसे कहा कि फेयर क्रिटिसिज्म हुआ है, अनफेयर क्रिटिसिज्म हुआ है, हमने हमेशा स्ट्राइड में लिया है, पर हमने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को सबसे आगे माना है और आगे बढ़ते हुए भी उसको ही आगे मानेंगे। प्रियंका ने जो कहा उस पर दिलीप मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय द पॉलिटिकल क्लास, ये एक बड़ा मुद्दा इसलिए है कि हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैं। अगर हमारी बात करते हैं आप, तो हमारे बारे में सब जानकारी पब्लिक में है, हम शेयर होल्डर के प्रति जवाबदार हैं, और क्रेडिबिलिटी न हो तो दर्शक एक दिन में आपको रिजेक्ट करता है, हम उसके प्रति जवाबदार हैं। उसमें ये पॉलिटिशियन लोग जो हवा बना देते हैं, कौन मालिक, क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, रोज तो हमारी परीक्षा पब्लिक की नजर में हो रही होती है। ये एक बोगी है, ये एक फसाड है या नहीं? फसाड है इसलिए कि लोगों को पता है कि अब ओनरशिप कहां है, और वो ओनरशिप के जो इंटरेस्ट है वो भी लोगों को पता है। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम यह है कि ओनरशिप और लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके रिलेशनशिप का जो क्वालिटी है उसका अगर नतीजा हम निकलें तो जब लीडर्स किसी एक मीडिया पे पड़ जाते हैं तो इस कारण के लिए कि उनका इक्वेशन उनके ओनर से शायद कुछ विवाद है या उनका जो एक्सट्रैक्शन करने का तरीका था शायद वो हुआ नहीं है, तो यही प्रॉब्लम होता है। पर मुझे एक बात और कहनी है कि जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने का यूपीए का इरादा था वो बहुत ज्यादा है, और अगर हम उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम मीडिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पर मीडिया को काफी उन्होंने दबाने का कोशिश किया है। वो स्क्रीनिंग चाहते थे, वो मॉनिटरिंग चाहते थे, वो थर्ड पार्टी जो कंटेंट डाल रही है उसको हटवाना चाहते थे, वरना उनके लाइसेंस कैंसिल करना चाहते थे, वो टैक्स ऑफिशियल्स के रेड्स करवाना चाहते थे। ये सब तो हुआ है, ये सब हमारे सामने है। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब चलते हैं प्रोफेसर आनंद कुमार के पास। आप लोग नियो लिबरल लोग हैं, डेमोक्रेटिक लोग हैं, उम्मीद थी कि आलोचना को सुन और सह पाएंगे, लेकिन जिस भाषा में, धमकी की भाषा में आपके नेता लोग बात करते हैं कि भाइयों मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा, इसका अनुवाद ग्राउंड पे क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी सर। नहीं, आपका एतराज बिल्कुल उचित एतराज है। जो सत्ता के अहंकार की भाषा बोलेगा, चाहे वो हमारी पार्टी और हम बोल रहे हो या माननीय शिंदे जी और कांग्रेस पार्टी, वो जनता को पसंद नहीं है। मीडिया के दोष को जनता दुरुस्त करेगी या मीडिया के दोष को मीडिया के अपने अंदरूनी तरीकों से दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये जरूर सही है कि जो बोर्ड रूम है और न्यूज रूम है, इसमें किसकी स्वायत्तता कितनी है।
मुनाफे के लिए मालिक अगर कलम पर या आपकी आवाज पर अपना काबू करना चाहते हैं तो उससे कुछ ही दिनों में बाजार में वो खोटा सिक्का बन जाता है। लेकिन इधर बहुत बढ़ गया, इसीलिए कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने पेड न्यूज सिंड्रोम के खिलाफ अपने ही बीच में बहस चला रखी है। प्रभाष जोशी, कुलदीप नैयर, उसमें आप सब भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। जहां तक हमारी बात है, अगर हमसे जाने अनजाने कुछ निकला तो उसका कारण शायद यही था कि जब से हमने श्री मुकेश अंबानी के बारे में कुछ बातें सार्वजनिक तौर पर कही, हमारा एक तरह से मीडिया का रिश्ता कुछ चैनल्स का, कुछ अखबारों का खटास में पड़ गया। हम उससे ताज्जुब में पड़े हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार, आपको यहीं पर आपसे एक सवाल रखूंगा, फिर आपको जो मर्जी पड़े बोलिएगा। जिस कॉर्पोरेट ओनरशिप की आप बात करते हैं, अनर्गल, आपको पता है कि आप कोई भी आरोप लगा दे और मीडिया उसको दिखाए तो जिम्मेदारी मीडिया की होती है। आपके अनफिल्टर्ड, अनकट, अनसेंसर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेंगी, रिपीट होंगी। आप हमारे इन्वेस्टर के बारे में बात कहेंगे, उस पर हम शाम को शो करके चर्चा करेंगे। उसके बाद आप ये बात कहेंगे कि कॉर्पोरेट ओनरशिप के कारण कवरेज ठीक नहीं हो रहा है। जब आपको कवरेज मिल रहा था, आपको बहुत पसंद आ रहा था, मीडिया की पीठ ठोकते थे। मीडिया के लोगों को टिकट दे करके आप लोगों में एक एस्पिरेशन पैदा करना चाहते हैं कि लोग आपके साथ हो जाएं। सवाल बड़ा सिंपल है, आप लोग दूध का दूध, पानी का पानी करिए, प्रोपेगेंडा मत करिए। और यह बात जो आपने कही मुकेश अंबानी के बारे में, यह प्रोपेगेंडा में शुमार है। आपको इससे बचना चाहिए प्रोफेसर अनंत कुमार। आप अरविंद केजरीवाल बचे या न बचे, आपको बचना चाहिए। नहीं संजय जी, आपकी जो बात है उसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जहां तक मीडिया के लोगों को अपना प्रवक्ता बनाने की बात है तो हम तो अभी प्रवक्ता तक ही गए हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है उनको सांसद बनाने की, उनको मंत्री बनाने की, उनके धंधे को आगे बढ़ाने की। और मामूली पत्रकार जिस तरह से मीडिया के ही नहीं सरकार के भी मालिक बन गए और सलाहकार बन गए, प्रधानमंत्रियों के बने और आज भी हैं, तो वो कहानी सबको मालूम है। उसमें हमारा दोष बहुत 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 कम है, क्योंकि हमारी हैसियत भी बहुत बहुत छोड़िए ना, दूसरे पर तोहमत लगाना छोड़िए। इस वक्त आप हमारे लिए स्क्रूटनी पर हैं। आम आदमी पार्टी से, इस लिबरल पार्टी से इस भाषा की, इस डराने धमकाने की, इस लांछन की, इस उलूल जुलूल बातों की उम्मीद हम नहीं करते। नहीं, हम अपनी भाषा का पूरा ख्याल रखेंगे। आपको मालूम है कि एक बार हमने हमारे एक मंत्री के जरिए कुछ कह दिया तो तुरंत हमने सार्वजनिक माफी भी मांगी। तो हमारा जहां तक सवाल है, हमको सत्ता का अहंकार नहीं, लेकिन हमको चिंता जरूर है कि बोर्ड रूम और न्यूज रूम का बीच का फासला रहना चाहिए। एक लक्ष्मण रेखा नहीं, सीता रेखा की जरूरत है। इसीलिए बिल्कुल बड़ी खुशी होती अगर आप लोग अपना स्टिंग ऑपरेशन करके ये पता लगाते कि कौन दूध वाला, बिल्डर वाला, ठेकेदार, छोटा नेता, मोटा नेता चैनल चलाता है। उसको आप लोग इस धंधे से बाहर करते, न कि मुख्यधारा के चैनल्स पे आप लोग अटैक कर रहे होते। आइए यहां पर चर्चा में शामिल करते हैं संबित पात्रा को। भाई, आप लोगों का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। अभी हमने कांग्रेस से भी सवाल पूछे, आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछे, लेकिन आप लोगों के बारे में भी यह है कि आप लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं, पटाते हैं, फुसलाते हैं, नहीं मानने पर चरित्र हनन भी करते हैं। बिल्कुल नहीं संजय जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कई पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर हमारी पार्टी की ओर भी कह रहे थे कि हम अपने कुछ पत्रकारों को मंत्री भी बनाते हैं और आगे संसद में बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ याद दिलाऊं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पत्रकार थे, और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी भी जर्नलिस्ट ही हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस पत्रकारिता के जगत को आगे बढ़ाया है, और पत्रकारिता के जगत को अगर इसके एसेंस को किसी ने समझा है तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा है। मगर अगर एक बहुत होलिस्टिक वे में हम इसको देखें तो मैं पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहूंगा, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी क्लैंप किया और जिन्होंने राइट टू एक्सप्रेशन पूरी तरह से समाप्त कर दिया, वो इस चर्चा में शामिल होकर हमारे ऊपर लांछन लगाए, ये उचित नहीं है। मगर दूसरा विषय, जहां तक सुशील कुमार शिंदे जी का सवाल है, बहुत गंभीर मामला है। गृह मंत्री हैं, कोई आम मंत्री भी नहीं है, गृह मंत्री है। और दो तीन शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए। पहला, वो कहते हैं कि कुचल डालने की आवश्यकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। जब देश का गृह मंत्री क्रश जैसा, कुचल डालने जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो कहीं ना कहीं मुझे फिर से इमरजेंसी की ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वो है कोवर्ट तरीके से हमने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और हमें पता चल गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो देश में कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। तो बार बार भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी
कहीं ना कहीं कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का प्रयोग क्रश करने के लिए करती है, चाहे वो सीबीआई हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो। संजय जी, मैं यहां आज दो खबरों की तरफ आपको आकर्षित करता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर है कि किस प्रकार इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल गुजरात में कांग्रेस यह जानने के लिए कर रही है कि कौन सा कांग्रेसी नेता उनके खेमे को छोड़ के भाजपा में आ रहा है। आप देखिए, आज ये दो बड़ी खबर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें सबवर्ट करने के लिए, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल किस प्रकार से अपने विपक्षी नेताओं के ऊपर नजर रखने के लिए। स्वाभाविक रूप से ये बहुत अलार्मिंग विषय है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यह कहना चाहूंगा, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, नए नए हैं राजनीति में, हम सम्मान भी करते हैं, मगर मीठा मीठा वाह वाह, कड़वा कड़वा थू थू, ये कहाँ का नियम है? जब तक जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज द्वारा चालित अखबार और तथाकथित न्यूज चैनल इनके बारे में वाह वाह कर रहे थे, तब तो सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा था, सब जवाब नजर आ रहा था। एक दिन क्रिटिकल हो गए तो ये सब बिके हुए नजर आने लगे। राजनीति में ऐसा नहीं होता है, धैर्य धरना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, जो अरविंद केजरीवाल जी के पास कतई नहीं है। हर चीज को किस तरह लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए इस्तेमाल करे, बस यही उनका ध्येय है। बिल्कुल। प्रियंका जी, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। अभी दिलीप ने चूंकि उसका जिक्र किया कि सोशल मीडिया को कर्ब करने के लिए बड़ी कोशिशें हुई हैं। एक तरह से आपकी इजाजत से ही मैं कह सकता हूं कि सोशल मीडिया का आपने तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, उससे आप उभर करके सामने आई हैं। आपको पता है कि ये कितना डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, एक टूल है जो एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है। उसके बारे में ये गुस्सा न सिर्फ ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इल इन्फॉर्म्ड हैं, बल्कि ये भी कहता है कि एक्चुअली प्रेस के और आजादी के खिलाफ है। अच्छा, मैं दो चीज कहना चाहूंगी, आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। संबित पात्रा जी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि जो उनके पीएम कैंडिडेट है, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है कि उन्हें गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो और एटीएस स्क्वाड को एक महिला के पीछे की जासूसी के पीछे लगाए बैठे थे, उसका जवाब अब तक हमें नहीं मिला है कि किस तरीके से मिसयूज किया गया था। दूसरी रही बात, अगर हम इंटरनेट के माध्यम की बात करें कि हाँ, एक ये अनरेगुलेटेड मीडियम है और वी रिस्पेक्ट दैट, पर यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है। आपने मेरा खुद का जिक्र किया इसमें, मैं खुद एक भोगी हूँ, भुक्तभोगी हूँ, जहाँ पे अगर मैंने अपना कोई ओपिनियन वहाँ पे डाला है तो मुझे किस तरीके की अब्यूजिव ट्वीट्स वापस मिली हैं या किस तरीके का वातावरण झेलना पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक माध्यम है जो बहुत ही बढ़िया माध्यम है, और उसका अगर आप अपने नेताओं को समझाएंगे कि इस माध्यम से नाराजगी गलत है। आप अपने नेताओं को समझाइए कि इस माध्यम से नाराजगी गलत है। देखिए, नाराजगी इस बात की भी कभी कभी होती है कि क्योंकि एक ये अनरेगुलेटेड मीडियम है, किस तरीके की अफवाहें फैलाई जाती हैं, किस तरीके का मिसयूज किया जाता है। हमने मुजफ्फरनगर में देखा कि फेसबुक का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। हम देखते हैं कि अगर कोई महिला होती है और वो एक स्ट्रॉन्ग तो उस इंडिविजुअल पर जो ऑफेंस कर रहा है उस पर कार्रवाई की बात है। प्रियंका, वक्त की कमी है, लास्ट वर्ड दिलीप चेरियन आपको, जिस पर चर्चा बाकी रह गई, जो हमने वादा किया था कि हम करेंगे। 5 सवाल में एक सवाल था कि दरअसल मीडिया भी अपनी सीमाओं को लांघता है। आप इंटरसेक्शन में हैं, जर्नलिज्म के और इमेज मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट्स के लिए आप काम करते हैं। आप ये बताइए कि क्या सचमुच आजकल मीडिया पहले से ज्यादा सुपारी लेने लग गया है, या प्रतियोगिता के कारण दरअसल पहले से ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? मेरे ख्याल में जनरल मीडिया का क्वालिटी इंप्रूव हो चुका है, पर बहुत ज्यादा मीडिया की एंट्री की वजह से क्वालिटी कई जगहों पे जो बेल कर्व है, जो मिडिल में है, उनका क्वालिटी बहुत ऊंचा चला गया है, और जो बहुत अच्छे हैं उनका क्वालिटी और भी बहुत ऊंचा है। पर ये जो एंट्री वाले हैं वो कुछ भी चला देते हैं। आज जैसे आपने देखा स्टिंग पे कि कोई भी आपको ओपिनियन पोल भी मिल सकता है, किसी का भी। तो बिल्कुल, ये चीजें जो है ये बहुत डेंजरस है। ये ध्यान देने की बात है जो आपने कहा कि जो नए लोग हैं उनकी लीगेसी या लीनियज क्या है, इस पर मीडिया को खुद के भी स्क्रूटनी करने की जरूरत है। वक्त की कमी है, वरना मेहमानों के साथ ये चर्चा तो और गर्म और लंबी हो सकती थी। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।